मैं हर किसी के सीक्रेट्स और डिज़ायर्स देख सकता हूँ। हमारी क्लास के सबसे गरीब स्टूडेंट को ही ले लो। असल में वो इस देश के सबसे अमीर आदमी का इकलौता और खोया हुआ बेटा है। या फिर हमारे आर्ट टीचर जो दिखने में एकदम सच्चे जेंटलमैन लगते हैं। सीक्रेट रूप से उन्होंने न जाने कितनी फीमेल स्टूडेंट्स को सेड्यूस किया है। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो थी हमारे स्कूल की आइस क्वीन। 3 दिन पहले वो अपनी डांस प्रैक्टिस के बाद मेरे सामने से गुजरी। उसी वक्त उसके सिर के ऊपर इन्फॉर्मेशन की एक पूरी लिस्ट चमकने लगी। पहला, एक छोटा कुत्ता पालना। दूसरा, अपने डॉर्म से बाहर शिफ्ट होना। तीसरा, एक ऐसा आदमी खोजना जो परफेक्टली डिस्क्रीट हो और जिसके साथ मेरा एक स्टेबल क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप हो। चौथा, कम से कम एक बार बिना किसी परवाह के पूरी तरह से नशे में धुत हुआ। पांचवा, आज रात मैं वापस डॉर्म नहीं जाना चाहती। ये सब देखकर बिना सोचे समझे मेरे मुंह से निकल पड़ता है, मैं पास ही एक बार जानता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक के लिए चलना चाहोगी? ये सुनते ही लो किंसू हैरानी से अपना सिर झुका लेती है। इसी बीच कॉरिडोर में छाई उस गहरी शांति में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ कि लो किंसू की विश लिस्ट में सबसे नीचे मौजूद डिज़ायर्स, बिना परवाह किए नशे में धुत होना और वापस डॉम न जाना, अचानक ऊपर आकर पहली और दूसरी पोजीशन पर सेट हो जाते हैं। वो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक हल्की सी स्माइल देती है और प्यार से कहती है, ठीक है। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सब बिल्कुल रियल है। मैं उसे बाहर लेकर जाता हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है, फिर भी वो जगह पूरी तरह से पैक्ड और लाउड है। मैं कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता हूँ और हम बातें करते हुए पीना शुरू कर देते हैं। इस बीच मेरी नज़रें पूरे बार में घूम रही हैं। जहाँ भी मेरी आंखें जाती हैं, मैं लगभग हर किसी के सिर के ऊपर देख सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड को भी क्लियर देख सकता हूँ। उदाहरण के लिए, एक टेबल पर बैठे उस आदमी को जो 6/10 रेटिंग दे रहा है, वो एक हाथ में अपना ग्लास पकड़े हुए है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो म्यूजिक की बीट पर पागलपन से झूम रहा है। उसकी विश लिस्ट पर नंबर 1 है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मैं बस किसी रैंडम लड़के को ढूंढना चाहती हूँ जिसके साथ मैं पूरी रात डुओ खेल सकूं और अपना बदला ले सकूं। और उस लड़की से कुछ ही दूरी पर एक शांत सी लड़की बैठी है जिसने एक लॉन्ग वाइट ड्रेस और छोटे हाई हील्स पहने हुए हैं। उसके बगल में स्लिक बैक बालों वाला एक आदमी बैठा है जो किसी टॉप एग्जीक्यूटिव जैसा दिखता है। वो कुछ इस तरह दिखता है। जांग फूचन उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। उस आदमी की अपनी विशलिस्ट पर नंबर 1 है, वेलकम टू द एड्स फैमिली। और वो टॉप एग्जीक्यूटिव जो अपनी किस्मत से बिल्कुल अनजान है, उसकी खुद की विशलिस्ट पर चमक रहा है, पी लो। एक बार जब तुम ये ड्रिंक पी लोगी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी बॉडी भी चाहिए। दूसरी तरफ बार मल्टी कलर्ड नियॉन लाइट्स में डूबा हुआ है। वो रोशनी हर किसी के चेहरे पर नाच रही है। कुछ लोग विशस लग रहे हैं तो कुछ पूरी तरह से पागलपन में हैं, कुछ खुश हैं तो कुछ दर्द से तड़प रहे हैं। हजार लोग, हजार चेहरे। ये सब ऑब्जर्व करते हुए मेरे होठों पर एक अजीब सी पागलपन भरी स्माइल आ जाती है। आधे घंटे पहले तक मैं ड्रामा स्कूल का एक साधारण कंगाल स्टूडेंट था, लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे किस्मत के पहिए मेरे लिए घूमने लगे हैं। लियो किंशु अपना ग्लास एक ही घूंट में खाली कर देती है और सोच में डूबे हुए मुझे देखती है। वो पूछती है, तुम क्या देख रहे हो? उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन आज उसे मेरे अंदर एक अजीब सा चांद नजर आ रहा है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस, जैसे मैं अपने आसपास की हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरी नज़रें वापस उस पर टिक जाती हैं। मैं उसके सवाल का जवाब नहीं देता। इसके बजाय मैं पूछता हूँ, तुम वापस डॉम क्यों नहीं जाना चाहती? मेरा ये अचानक पूछा गया सवाल लो किंशु को सरप्राइज कर देता है। वो घबराकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस नहीं जाना चाहती? उसका रिएक्शन देखकर मैं अपना ग्लास उठाता हूँ और मज़े लेते हुए कहता हूँ, अगर तुम सच में वापस जाना चाहती तो तुम मेरे साथ बाहर ड्रिंक करने नहीं आती। इधर लुओ किंशु तुरंत मुस्कुरा देती है। वो सोचती है तो इस वजह से इसने अंदाज़ा लगाया। वो कहती है, मेरा वापस जाने का मन नहीं है, बस मैं उन डॉर्म वाली लड़कियों के साथ और नहीं रहना चाहती। वो हमेशा मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे कोई अमीर बुड्ढा स्पॉन्सर कर रहा है या फिर मैं फेमस होने और पैसे कमाने के लिए एस्कॉर्ट का काम करती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। सच कहूँ तो लियो किंशु के बारे में मेरा भी यही ख्याल था। वो मुंह बनाती है और आगे बोलती है, मेरी फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए क्या मुझे ये सब करने की ज़रूरत है? शक से बचने के लिए, अपनी खुद की गाड़ी से घर जाने के लिए भी मुझे यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर दूर एक गली तक चलकर जाना पड़ता है। और इतना सब करने के बाद भी उन चुड़ैलों का मुंह बंद करना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर उसके बारे में मेरा ओपिनियन अचानक बदल जाता है। मैं सोचता हूँ तो बात यह है, मतलब इतनी हॉट होने के साथ साथ ये एक रिच किड भी है। मेरी यादों में जब से वो यूनिवर्सिटी आई थी उसने काफ़ी बस क्रिएट किया था, लेकिन टर्म शुरू होने के बाद वो बहुत डिस्क्रीट रहने लगी थी।
सिवाय उन रूमर्स के कि वो केप्ट वुमेन है या पैसे कमाने के लिए स्कूल के बाहर सीक्रेट रूप से प्रोस्टिट्यूशन करती है, उसके कभी कोई और स्कैंडल्स नहीं रहे। कम से कम जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगभग पक्का यकीन है कि यूनिवर्सिटी में उसका कभी कोई असली बॉयफ्रेंड नहीं रहा। इतने शानदार एसेट्स वाली लड़की डुओ खेलने के लिए एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल पार्टनर क्यों ढूंढना चाहेगी? और उससे भी बड़ी बात, उसकी विश लिस्ट पर तीसरा डिज़ायर। लोग इनसे अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाती है और पूछती है, सुचैन, तुम्हें अचानक मुझे ड्रिंक पर इनवाइट करने का मन क्यों हुआ? उसकी खूबसूरत आंखें मुझे एक इंटेंस और पियर्सिंग लुक के साथ घूर रही हैं। मैं उसकी नज़रों से भागे बिना एक हल्की सी स्माइल देता हूँ। मुझे ये सब काफ़ी मज़ेदार लगने लगता है। मैं सोचता हूँ, क्या हो अगर मैं उसकी विश लिस्ट को ज़ोर से पढ़ दूँ? तब उसका रिएक्शन क्या होगा? इसलिए मैं तुरंत बोलना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं जल्द ही शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ और मुझे एक छोटा कुत्ता भी अडॉप्ट करना है। मेरे ये शब्द बोलते ही लो किंशु की आंखें चमक उठती हैं। मैं आगे बोलता हूँ, और साथ ही आज रात मेरा एक बार के लिए पूरी तरह से नशे में धुत होने का मन है। ये सुनकर लियो किंशु की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगती हैं। वो कहती है, तो आज रात जब तक हम पूरी तरह से नशे में नहीं हो जाते, हम वापस नहीं जाएंगे। उसी वक्त एक हाथ में ग्लास लिए एक आदमी पास आता है। ओरिजिनली उसका प्लान लुओ किंचू को अप्रोच करने का था, लेकिन मुझे उसके बगल में देखकर वो फाइनली उस लड़की की तरफ चला जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती थी। मुझे उसे घूरते हुए देखकर लुओ किंचू मुस्कुराती है। वो पूछती है, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? मैं अपना सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, मुझे बस उस पर थोड़ी दया आ रही है। वो पूछती है, क्यों? मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि उसे ड्रग देकर किडनैप किया जाने वाला है। लियो किंगसू हैरानी से चिल्लाती है, क्या? वो मेरे इमोशनलेस चेहरे को अविश्वास से देखती है। फिर वो अपना सिर घुमाकर उस लड़की को देखती है। मैं आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे उस आदमी की विश लिस्ट पता है। जल्द ही उसे कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन देना, फिर पैसे कमाने के लिए उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाना। अगले ही पल लुओ किंशु देखती है कि वो आदमी उस लड़की को अप्रोच करता है और सच में उसके ग्लास में किसी तरह का पाउडर मिला देता है। लुओ किंशु तुरंत पैनिक करने लगती है। वो पूछती है, ये तुम्हें कैसे पता था? मैं उसे ये तो बिल्कुल नहीं बताने वाला था कि मैं लोगों की विशलिस्ट देख सकता हूँ, तो मैं बस एक बहाना बना देता हूँ, मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा। वो घबरा कर कहती है, और अब हम क्या करें? हमें जाकर उसे वार्न करना चाहिए। ये कहते हुए लियो किंशु तुरंत खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं मजबूती से उसके हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ, वहाँ जो लोग हैं वो सब उसके साथी हैं, तुम्हारे वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि उस लड़की का बॉयफ्रेंड पहले ही यहाँ आ चुका है। ये सुनकर लो किंशु अपना सिर उठाती है। बार के एंट्रेंस पर एक घबराया हुआ लड़का अभी अभी अंदर घुसा है। वो हर तरफ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। लो किंसु पूरी तरह से शॉक में मुझे देखती है। वो कहती है, माय गॉड, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सब कैसे पता। वो सोच रही है, ये लड़का स्कूल में हमेशा इतना डिस्क्रीट रहता है, इसे ये सब कैसे पता। मैं कहता हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ फाइट शुरू होने वाली है। इसके साथ ही उस लड़के के अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने से पहले ही मैं उसे अपने साथ खींच कर बाहर ले जाता हूँ। मैंने लुओ किंजू के साथ बार छोड़ दिया है। आधी रात हो चुकी है, हम साइडवॉक पर खड़े हैं, हमारे पीछे अभी भी बार का डेफनिंग म्यूजिक गूंज रहा है। अगले ही सेकेंड बार के अंदर चीख पुकार मच जाती है और तुरंत म्यूजिक एकदम से रुक जाता है। फिर बोतलें टूटने का भयानक शोर सुनाई देता है, और जैसा मैंने कहा था, फाइट शुरू हो चुकी है। लुओ किंसू पूरे रास्ते हैरान और चुप रहती है। वो पूछती है, सूचन, तुम असल में हो कौन? तुम्हें वो सब कैसे पता था? तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में कैसे पता हो सकता है? ये सुनकर मैं टैक्सी रोकने के लिए अपना हाथ उठाता हूँ। मैं एक स्माइल के साथ उसकी तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारे ड्रामा टीचर ने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया? कॉमेडी और एक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है ऑब्जर्वेशन। मेरी आदत है डिटेल्स पर ध्यान देने की। इसलिए मैं किसी इंसान के बिहेवियर, उसके जेस्चर्स और उसकी आंखों के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैं डिड्यूस कर सकता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। लियो किंगशु मुझे पूरी तरह से अवाक होकर देखती है। वो पूछती है, तो सुचिन, क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं अभी क्या करना चाहती हूँ? उसका रिएक्शन देखकर मेरे होठों पर एक स्माइल आ जाती है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ, ड्राइवर, वांडा विस्टा होटल। फिर मैं एक मिशीवस लुक के साथ उसकी तरफ मुड़ता हूँ और पूछता हूँ, तो क्या तुम यही करना चाहती थी? लुओ किंशु अचानक जोर से हंसने लगती है। उसे बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा था। उसे बस लग रहा था कि मैं एक बेहद फैसिनेटिंग इंसान हूँ। मेरे अंदर की हर चीज़ उसे एक मिस्ट्री की ऑरा से घिरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक दौड़ जाती है। वो बीच बीच में मेरी तरफ देखती है और उसके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स चल रहे हैं। दूसरी तरफ मैं मेंटली अपने पूरे दिन को रिवाइंड कर रहा हूँ। हालांकि ये सरप्राइज़ बहुत बड़ा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड भी था। महीने का एंड होने वाला है।
मेरी पॉकेट में एक भी पैसा नहीं है। शायद मेरे पास मुश्किल से 1000 से कुछ ज़्यादा बचे होंगे। लकीली मेरे पास अभी भी एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 10,000 है। आज लोग इंशु जैसी हाई कैलिबर लड़की को बाहर लाना, रूम बुक करना, मैं उसे किसी घटिया होटल में तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता। नहीं, वो बहुत ज़्यादा चीप लगेगा। इसी बीच हम दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए रहते हैं जब तक कि ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता। मैं अपना सिर उठाता हूँ और वांडा विस्टा होटल का एंट्रेंस देखता हूँ। गाड़ी से उतरने के ठीक बाद लियो किंसू अचानक मुझे पकड़ लेती है। वो कहती है, क्या हमें वाइन की एक बोतल नहीं लेनी चाहिए? मैं एक स्मर्क के साथ उसे देखता हूँ और पूछता हूँ, अभी हमने जो पिया, क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लियो किंशु अचानक थोड़ी नर्वस लग रही थी। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। औरतें भी ना, भले ही उन्हें कभी कभी क्रेज चीज़ें करना पसंद हो, लेकिन जब वो पल सच में करीब आता है तो उनका टेंस होना इनएविटेबल है। मैं सोचता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो अभी कैसा फील कर रही है। मैं उसे होटल की तरफ ले जाना कंटिन्यू रखता हूँ। मैं कहता हूँ, टेंशन मत लो, हम रूम सर्विस बुला लेंगे। कुछ ही पलों में रिसेप्शनिस्ट मुझे रूम कार्ड दे देता है। मैं कार्ड लेता हूँ, मुड़ता हूँ और लो किंशु का हाथ पकड़कर एलिवेटर की तरफ चल देता हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपनी लाइफ को कंट्रोल करने वाली ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं की थी। 1 घंटे पहले तक मैं दूसरों की लाइफ से जेलस फील कर रहा था, लेकिन पलक झपकते ही शांक्सी एकेडमी की 3rd ईयर की वो खूबसूरत, अमीर और सबलाइन ब्यूटी मेरे कंधे पर सिर रखे खड़ी है। एलिवेटर आ जाता है। छोटे बैग्स लिए 2 इन्फ्लुएंसर्स हमारे सामने आती हैं। वो हमें रगड़ते हुए पास से गुजरती हैं। लग्जरी एस्कॉर्ट्स। मैं एक पल के लिए हैरान रह जाता हूँ। पहले मैंने सिर्फ इनके बारे में सुना था। मैंने इन्हें कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था और आज मैंने एक साथ 2 को देख लिया। नॉर्मली मैं उन्हें घूरने से खुद को रोक नहीं पाता। शायद मैं ये भी सोचता कि वो कितनी प्योर और इनोसेंट हैं, या फिर बहुत से लोगों की नज़रों में वो गॉडेसेस होंगी। लेकिन जब से मुझे ये आंखें मिली हैं, किसी भी औरत का कोई सीक्रेट मुझसे छुप नहीं सकता। इसलिए इन 2 बॉम्बशेल्स के सामने मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस चीज़ ने लियो किंशु को बहुत इम्प्रेस किया, जो शुरुआत से ही मुझ पर नज़र रखे हुए थी। वो खुद एक ब्यूटी है और उसकी फैमिली भी बहुत अमीर है। जिन स्पॉइल्ड रिच ब्रैड्स के साथ वो उठती बैठती है, उसने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन वो कभी मुझ जैसे इंसान से नहीं मिली थी। एक ऐसा आदमी जो खूबसूरत औरतों को मुड़कर देखता तक नहीं। इस बात ने तुरंत लियो किंशु को सेटिस्फैक्शन से भर दिया। उधर रूम में पहुंचकर मैंने रूम सर्विस से रेड वाइन की 2 बोतलें ऑर्डर की। फिर मैं आराम से सोफा पर बैठ गया। ग्लास विंडो से योंगपू रिवर का नज़ारा दिख रहा था। मुझे तुरंत ऐसा फील हुआ जैसे मैं दुनिया का मास्टर हूँ। दूसरी तरफ लियो किंसु थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वो रूम के सॉफ्ट कारपेट पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथों का क्या करे। मेरी शानदार फिजीक और मेरे चेहरे को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी चीज़ को करने के बारे बारे में सोचना और असल में उसे करना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। सच कहूँ तो लुओ केंसू थोड़ी डर रही थी। मैंने अपना सिर उठाया और उसकी एम्बैरेसमेंट को नोटिस किया। अचानक मुझ पर प्यार आने लगा। कोई भी देख सकता था कि इस लड़की को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। सच कहूँ तो मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरा एडवांटेज ये है कि मैं किसी भी वक्त उसके थॉट्स पढ़ सकता हूँ। इसलिए इस रिलेशनशिप में क्लियर रूप से मेरा अपर हैंड है। लियो किंशु कहती है, मैं पहले स्लीपर्स पहन लेती हूँ। मैंने देखा कि लियो किंशु वार्डरोब की तरफ जाती है, अपने स्नीकर्स उतारती है और स्लीपर्स पहनती है। चेंज करने के बाद एक गहरी सांस लेकर ऐसा लगा जैसे उसके होश वापस आ गए हों। उसने फाइनली बात शुरू की। वो कहती है, सुचैन, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में प्लीज़ किसी को मत बताना। इसे हमारा छोटा सा सीक्रेट ही रहने देना। तो लियो किंचो सच में वर्जिन थी। इसका मतलब स्कूल में उसके बारे में जो रूमर्स उड़ रहे थे वो पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी लेस थे। ये सोचते हुए मैं खुद को उसके लिए क्यूरियोसिटी फील करने से रोक नहीं पाया। मैं सोचता हूँ ये इसलिए है क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा नर्वस है। ये वजह थी कि उसकी विशलिस्ट पर पहला पॉइंट सिर्फ अल्कोहल पीना था। शराब पीकर खुद को फ्री छोड़ना और अपने सारे गार्ड्स गिराना। और ठीक इसी वजह से मैं अभी तक उसके बाकी इंटेंशंस नहीं जान पाया था। इसलिए मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, ये एक सीक्रेट रहेगा। उसी वक्त डोरबेल बजती है। वेटर हमारे लिए रेड वाइन की 2 बोतलें लेकर आता है। अगले ही पल हम ग्लास विंडो के सामने बैठे योंगपू रिवर का नाइट व्यू एंजॉय कर रहे थे। शायद ये वो इंटीमेट एटमॉस्फेयर था या फिर रेड वाइन, लेकिन धीरे धीरे लुओ किंचू काफ़ी रिलैक्स हो गई। बातचीत के दौरान वो मेरी बातों से पूरी तरह चार्म्ड हो गई। मेरा लगभग हर सेंटेंस उसके दिल के तार छेड़ रहा था। ये फीलिंग उसने अपनी 20 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी में कभी फील नहीं की थी। थोड़ी ही देर में वाइन की एक बोतल खाली हो चुकी थी। अल्कोहल के नशे में डूबी हुई आंखों से लियो किंसू मुझे डीपली घूर रही थी। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने मुझे किस किया। यहाँ 1 लाख वर्ड स्किप होते हैं।
अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो दोपहर के 1 बज चुके थे। मैं उठा और चारों तरफ देखा। लियो किंशु का कोई अता पता नहीं था। तो मैं वापस लेट गया। बस बस मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे देखने के लिए उठाया। ये लुओ किंजो का मैसेज था। हाय सीनियर, अब उठने का टाइम हो गया है। आज यंगिंग में एक फिल्म क्रू के लिए मेरा ऑडिशन है, इसलिए अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए निकलते वक्त मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने उसे तुरंत रिप्लाई किया, मैसेज मिल गया, हैव अ सेफ ट्रिप। ये मैसेज भेजने के बाद और पिछली रात के उन खूबसूरत पलों को याद करने के बाद मैं फाइनली बिस्तर पर उठकर बैठ गया। ये सच में लियो किंजू का ड्यूओ खेलने का पहला एक्सपीरियंस था। मैंने फील किया कि भले ही वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर थी। इतनी एंटरप्रेन्योर कि मैं भी सरप्राइज रह गया। शायद ये इसलिए है क्योंकि अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियां एवरीडे लाइफ में बहुत ही ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट में बड़ी होती हैं। कौन जाने, मैंने ज़्यादा गहराई में नहीं सोचा। अब जब मुझे ये टैलेंट मिल गया है, अगर मैं इसे सिर्फ औरतों का दिल पढ़ने के लिए यूज़ करूँगा तो ये बहुत बड़ी वेस्ट होगी। खासकर तब जब मेरा वॉलेट पूरी तरह से खाली है। वो सब कुछ जो मैं पास्ट में करना चाहता था, वो मुझे अब ट्राई करना होगा। और वो भी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था, मुझे वो भी ट्राई करना होगा। लेकिन इन सब के लिए भारी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इंटरनेट पर लोग सच ही कहते हैं, सिर्फ पैसा ही खुशियाँ ला सकता है। ये दुनिया बेसिकली अनफेयर है, बिल्कुल उन 2 एस्कॉर्ट गर्ल्स की तरह। अगर पिछली रात मैंने अपने दांत पीसकर इतना पैसा खर्च नहीं किया होता और यहाँ नहीं आया होता, तो मुझे कभी भी असली हाई सोसाइटी के करीब जाने का मौका नहीं मिलता, भले ही वो उसका सिर्फ एक हिस्सा हो। उस हाई सोसाइटी का सबसे निचला लेवल ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी मुझ जैसा इंसान, 22 साल का एक गरीब स्टूडेंट, कभी उम्मीद कर सकता था। ये सड़ी हुई लग्जूरियस और एनविएबल हाई सोसाइटी, ये एक ऐसी लाइफ थी जिसे मेरे पुराने वर्जन को कभी एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता। एक बिल्कुल अलग एक्सिस्टेंसी। कुछ ही देर बाद मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और किसी को कॉल करता हूँ। मैं पूछता हूँ, जो तुम कहाँ हो? जागू फुसफुसाते हुए कहता है, मैं क्रू के साथ सागा में एक शूट पर हूँ। भाई क्या बात है? मुझे फ़ोन की दूसरी तरफ बहुत शोर सुनाई दे रहा था और जागू जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी कर रहा था। ये सुनकर मैं उस पर चिल्लाया, बकवास बंद कर। अगर तू कैसीनो में है तो सीधा बोल कि तू कैसीनो में है। ये सागा के शूट वाली क्या कहानी सुना रहा है? जागू मेरा क्लासमेट है। वो अक्सर डॉम के लड़कों से जुआ खेलने के लिए पैसे उधार लेता है। आज तक उसे मुझे युआन चुकाने हैं। और अब जब मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत थी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम उसी का आया। मैं कहता हूँ तो इस बार जागू बीच में बोलता है, इस बार मैं बस एक छोटा सा बेट लगाऊंगा। अपनी बकवास बंद कर, तू साला मैं अपनी किस्मत आजमाने आ रहा हूँ। मैं भी उसके अपनी बात खत्म करने से पहले ही मैंने उसे बीच में काट दिया। जागू साफ तौर पर हैरान था। उसके लिए क्या मैं गैम्बलिंग के पूरी तरह खिलाफ नहीं था? और अब मैं खुद जुआ खेलना चाहता था। कॉल काटने के बाद मैं तुरंत बाहर निकल गया। ये लड़का जागू कभी सच नहीं बोलता। पहले उसने मुझसे कहा कि वो सागा में शूट पर है, फिर उसने कहा कि वो सागा में खेल रहा है। लेकिन जब उसने सुना कि मैं सच में आ रहा हूँ, तो उसने तुरंत अपनी कहानी बदल दी और कहा कि असल में वो मैकाओ में है। 2 घंटे बाद मैं शुई डिस्ट्रिक्ट में एक घटिया से रेस्टोरेंट के सामने था जहां मैं जागू से मिला। उसने एक हुडी पहनी हुई थी और वो थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। जागू पूछता है, भाई तू सच में खेलने के लिए तैयार है? मैं जवाब देता हूँ, वो सब बाद में देखेंगे। मैंने एक बोल नूडल्स ऑर्डर किए और उसे घूरने लगा। जागू की विश लिस्ट: पहला, अपना कर्ज चुकाने के लिए 5 लाख कैश उधार लेना। दूसरा, सू चैन को जुआ खेलने से रोकना, वरना उसका हाल भी मेरे जैसा होगा, कर्ज में डूबा हुआ और कोई ठिकाना नहीं। तीसरा, आज रात मुझे एक ही रात में सब कुछ वापस पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा और उसके बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा। इतने सालों के अपने रूममेट को इस अधमरी हालत में देखकर मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। खासकर जब मैंने देखा कि जागू अपनी इस हालत में भी दोस्ती निभा रहा था और मुझे जुआ न खेलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा इमोशनल फील हुआ। जागो एक गहरी सांस लेकर अपना सिर उठाता है और कहता है, भाई, क्लास के लड़कों की नज़र में मेरी रेपुटेशन भले ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो, मुझे ये भी पता है कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आज मैंने तुझे यहाँ बुलाया है तो वो इसलिए क्योंकि मेरे अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। मेरे दोस्त, सीरियसली इसमें मत पड़ना। तू सोच भी नहीं सकता कि ये लोग कितने घटिया हैं। तूने देखा है ना मेरा क्या हाल हुआ। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ भी वही हो। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि वो सच में मेरा भला चाहता था। भले ही पैसे कमाना अभी मेरी टॉप प्रायोरिटी है, मुझे अच्छी तरह पता है कि गैम्बलिंग लगभग हमेशा रिग्ड होती है। और मैं तो उस बात का जिक्र भी नहीं कर रहा कि मैं दूसरों की विश लिस्ट देख सकता हूँ। अगर मैं कप्स के आर पार देख भी पाता या छुपे हुए कार्ड्स पढ़ पाता, तो इस बात की क्या गारंटी थी कि आखिरी मोमेंट पर कसिनो चीट नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलूंगा।
मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अमीर लोग जुआ खेलने के बाद जनरली क्या करते हैं। जुआ खेलना एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक महान इंसान ने एक बार कहा था, एक आदमी को पैसे का जुआ खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर बेट लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। बिजनेस में सक्सेस या फेल होना एक बेट है। किसी औरत को सेड्यूस करने की स्ट्रैटेजीज, वो भी एक बेट है। किसी इंडस्ट्री में एंटर करना या नहीं, हमेशा एक बेट होता है। सिर्फ वो इंसान जिसके अंदर एक गैम्बलर की आत्मा है वही किसी लायक है। आज रात मैं इसी का इस्तेमाल करके अपने खुद के फ्यूचर पर बेट लगाने वाला हूँ। बेशक मेरे लिए इस बेट को जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। जागू जवाब देता है, जनरली चाहे वो जीते या हारें, वो सब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए किसी क्लब में जाते हैं। मैं पूछता हूँ, जीतने और हारने वाले दोनों जाते हैं? जागू सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, जीतने वाले सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हारने वाले अपना बैड लक दूर करना चाहते हैं। ये सुनकर मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गया। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अमीर लोगों की सच में अपनी ही अजीब आदतें होती हैं जब वो बाहर जाते हैं। जागू ने फिर अंडरग्राउंड सर्कल्स के जुए के बारे में बात करना शुरू किया। वो सीना तान कर कहता है, मोडू का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। मुझ जागू के होते हुए भाई, तू बिल्कुल सही दरवाजे पर आया है। सोचते सोचते मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। जागू लगातार बकबक करते हुए मेरे पीछे आ रहा था। जागू अचानक सस्पिशियस होकर पूछता है, अभी तेरे पास कितने पैसे हैं? तू मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? उसका रिएक्शन देखकर मेरा मन किया कि उसके सिर पर एक जोर की मारूं। मैं कहता हूँ, बिना स्टार्टिंग कैपिटल के तू पैसे कैसे जीतेगा? अपने दिमाग में जागू मुझे गालियां देने ही वाला था। वो कहता है, मैं इन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता। ये मैंने अपना कर्ज चुकाने के लिए जमा किए हैं। आज रात मुझे कम से कम 10,000 चुकाने ही होंगे, वरना वो मेरा बायां हाथ काट देंगे। मुझे 12,000 उधार दे, मैं तुझे 1 लाख वापस करूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो तू मेरा हाथ काट लेना। इस बार मैंने उसके साथ कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की। कुछ ही देर बाद हम एक लग्जरियस रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गए। जागू मुझे वार्निंग देते हुए कहता है, भाई, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ के लोग या तो बहुत अमीर हैं या बहुत पावरफुल। चाहे कोई भी हो, किसी से भी पंगा मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, मैंने कहा था ना कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, तो टेंशन मत ले। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा इतना कॉन्फिडेंट लुक देखकर जागू के पेट में अजीब सी खलबली मच गई। हम दोनों दरवाजे के बाहर खड़े थे। हमने रात के लगभग 8 बजे तक इंतजार किया। जागू मुझे लगातार क्लब के रूल समझा रहा था। लगभग 8 बजे लग्जरी कार्स की लाइन लग गई और वो रेस्टोरेंट के सामने रुकने की। लंबे पैरों वाली हर तरह की खूबसूरत लड़कियां उन स्पोर्ट्स कार्स के मालिकों के हाथों में हाथ डाले हुए थीं। ये सब देखकर मेरी स्मार्क और भी गहरी हो गई। रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखते ही लग्जरी होटल्स की वो टिपिकल फ्रेश फ्रेग्रेंस हमारी नाक में भर गई। लॉबी में हर तरफ आराम की सो कॉल्ड पर्सनैलिटीज आराम कर रही थीं या बातें कर रही थीं। उनमें से ज्यादातर के साथ एक या दो खूबसूरत लड़कियां थीं जो आराम से 6 या 7 बाय 10 थीं। जागू ने होटल के एलिवेटर के पीछे एक डिस्क्रीट जगह की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि असली जगह नीचे है। एंट्री पर खड़े वो दो आदमी बाउंसर्स थे। यहाँ पंगा लेने की कोशिश करना इम्पॉसिबल मिशन था। उसकी बात सुनकर मैं अपना सिर हिलाया। इंतजार करते हुए मैं कैजुअली लॉबी में मौजूद लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था। दो अधेड़ उम्र के मोटे लेकिन डिस्टिंग्विश दिखने वाले आदमी वाइन का ग्लास लिए आराम से बात कर रहे थे। कमाल की बात तो ये थी कि इन दोनों की विश लिस्ट लगभग आइडेंटिकल थी। वो दोनों एक दूसरे की पार्टनर को पाना चाहते थे। वो एक्सचेंज करना चाहते थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बस एक दूसरे की पार्टनर की तारीफ कर रहे थे। कुछ ने अपनी कलाई पर लाखों की लग्जरी वॉचेस पहनी हुई थी। वो दिखने में बहुत ही रिस्पेक्टेबल लग रहे थे, लेकिन उनकी विश लिस्ट पर सिर्फ गंदी और ना बताई जा सकने वाली ख्वाहिशों की एक पूरी लिस्ट थी। इस तरह के एटमॉस्फेयर ने मुझे तुरंत एक अजीब सी फीलिंग दी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ मौजूद ये सो कॉल्ड हाई सोसाइटी जितनी ऊंची थी, असल में उतनी ही नीची भी थी, और साथ ही वो अपनी सबसे बेसिक डिज़ायर्स को छुपा ही नहीं पा रही थी। हमने लॉबी के ज़्यादातर लोगों के अंदर जाने का इंतजार किया। यही सही समय था। तभी जागू एक रेड वाइन की बोतल लिए पास आया। ये थोड़ा चीप लग रहा था। उसने मुझे कोहनी मारी और कहा, यह 6,000 से ज़्यादा की है, सिर्फ ये बोतल। मैंने सिर हिलाया। एंट्री पर सिक्योरिटी चेक पार करने और एक स्टाफ मेंबर के पीछे पीछे चलने के बाद हमने एक और लंबा और शानदार कॉरिडोर पार किया। एक मोड़ के बाद हम फाइनली उस बड़े अंडरग्राउंड हॉल में पहुंच गए। उस वक्त वो जगह पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। बाहर जो अमीर लोग टेस्ट होने का दिखावा कर रहे थे वो यहाँ आकर बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह लग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर हर तरह की डिज़ायर साफ पढ़ी जा सकती थी। उनकी विश लिस्ट बनी कॉस्ट्यूम पहने लगभग 30 लड़कियां क्रोपियर का काम कर रही थीं। नीचे उन्होंने फिशनेट्स के साथ मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। इसके अलावा कैसीनो खूबसूरत औरतों से भी भरा हुआ था जो अपने ग्लासेस पकड़े हुए हर तरफ देख रही थीं।
वो जहरीले सांपों की तरह लग रही थीं, जिन्होंने अपना फन उठाया हुआ हो। इसी बीच कैसीनो के सर्वेलेंस स्क्रीन्स पर जागू और मैं क्लब के मेन रूम में एक टेबल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक प्राइवेट रूम में जेन यावेन मॉनिटर्स देख रहे हैं। वो खुद को थोड़ा हैरान होने से नहीं रोक पाती। वो मकाओ के सबसे अमीर फैमिली जियन फैमिली की इकलौती बेटी है। इस तरह के हाई एंड अंडरग्राउंड क्लब में यंग लोग पहले से ही रेयर होते हैं, और यहाँ तक कि जब यंग और रिच एयर्स मज़े करने आते हैं तो वो लगभग उन सभी को जानती है। लेकिन उसने इस आदमी को स्क्रीन पर पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा हमारे टेबल पर सिर्फ एक इम्पोर्टेड अल्कोहल की बोतल है जो 6,000 से थोड़ी ज़्यादा की है। आपको बता दूं कि ये क्लब की सबसे सस्ती बोतल है और एंट्री के लिए कंजम्पशन मैंडेटरी है। ये ऐसा है जैसे हमने सिर्फ एंट्री टिकट के पैसे दिए हों, जो साबित करता है कि ये आदमी बिल्कुल भी कोई यंग और रिच एयर नहीं है। वो सोच रही है, क्या ये सिर्फ शो ऑफ कर रहा है? जैन यावेन के ठंडे और खूबसूरत चेहरे पर अचानक इंटरेस्ट की एक झलक दिखाई देती है। वो सोच रही है ये यहाँ लड़कियों को पटाने आया है। ना सिर्फ जैन यावेन मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी थी, बल्कि क्लब में मौजूद औरतें भी। उनकी नज़रों में मेरे लिए कंटेम्प्ट साफ दिख रहा था। वो आपस में फुसफुसा रही थीं। उनमें से एक चुपचाप मेरे पास आई और बोली, सुनो हैंडसम, ये कोई फॉर्चून तो नहीं है, लेकिन इसे वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। अगर तुम ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पूरी रात खुश रख सकती हूँ। उस पल मैंने उनकी नज़रों को इग्नोर कर दिया। मैंने बस अपने आसपास ऑब्जर्व किया, इन अमीर लोगों की विश लिस्ट ढूंढते हुए। मुझे फाइनली एक टारगेट मिल गया। फिर मैंने रेड वाइन का एक ग्लास लिया और कोने में बने लाउंज की तरफ चल दिया। वहाँ एक लंबा, पतला और वेल ड्रेस्ड आदमी दो जवान लड़कियों को गले लगाए हुए शराब पी रहा था। पास पहुंचने पर मैंने दोबारा उसकी लिस्ट का कंटेंट कंफर्म किया। नाम जांग बिन। मेरी विश लिस्ट पर पॉइंट नंबर 1, मुझे अपने पास मौजूद इस स्टॉक से छुटकारा पाना है, जल्दी। भले ही नुकसान हो, लेकिन ये मेरे पास नहीं बचना चाहिए। दूसरा, मेरे पास सिर्फ कुछ दसियों हज़ार ही बचे हैं। आज रात मैं आखिरी बार मज़ा करूंगा। तीसरा, अगर मैं एक हफ्ते के अंदर इसे बेच नहीं पाया तो मुझे वापस अपने देश जाकर छुपना पड़ेगा। ये बहुत क्रूशल है। उस पल मैं चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। जांग बिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये उसका आखिरी सहारा था, और ये कल का लौंडा उसे डिस्टर्ब करने आ गया था। जांग बिन थोड़ा रिलक्टेंट होते हुए पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम होगी अगर उसके बगल में बैठी प्रिंसेस एक पल के लिए वहां से चली जाए। जांग बिन चिढ़ते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। मैं गहरी सांस लेकर कहता हूँ, ये सिर्फ आपको इस खूबसूरत मोहतरमा के सामने शर्मिंदा होने से बचाने के लिए है। थोड़ा चिढ़ते हुए जांग बिन सीधा होकर बैठ गया। साथ ही उसने अपने आवारा हाथ भी हटा लिए। वो कहता है, निकल यहाँ से, निकल निकल, मुझे तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर मैंने अपने ग्लास में वाइन को घुमाया और धीरे से कहा, आपके पास मुश्किल से कुछ दसियों हज़ार ही बचे होंगे, है ना? और फिर भी आप इस तरह से पैसे उड़ाने की हिम्मत कर रहे हैं। ये सुनते ही जांग बिन का घमंड पल भर में गायब हो गया। वो पूरी तरह से अवाक रह गया। जांग बिन का रिएक्शन देखकर उसके बगल में बैठी उस खूबसूरत लड़की ने थोड़ी नफरत के साथ कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे फॉरेन ट्रिप पर ले जाओगे और मेरे लिए बहुत सारे बैग्स खरीदोगे। जांगबिन जल्दी से कहता है, बिल्कुल बेबी, मैं पक्का खरीदूंगा। उसे 2 शब्दों में तसल्ली देने के बाद जांगबिन मेरी तरफ मुड़ा और बोला, तू है कौन? बकवास करना बंद कर, वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। मैंने बस एक डिटैच टोन में जवाब दिया, मैं आज रात ही तुम्हारा पूरा स्टॉक खरीद सकता हूँ। ये शब्द सुनते ही जांगबिन का इंटरेस्ट तुरंत वापस आ गया। वो हकलाते हुए पूछता है, तुम कैसे? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसके बगल में बैठी उस लड़की की तरफ एक नज़र डाली। जांगबिन तुरंत समझ गया। भले ही वो लड़की जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। उसके जाने के बाद जांगबिन मेरे थोड़ा और करीब आ गया। वो पूछता है, तुम्हारा नाम चाहे जो भी हो यंग मैन, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। मैं जवाब देता हूँ, 9,000 टन, स्टैंडर्ड प्राइस 4,000 टन है। मैंने खुद से सोचा, भले ही मुझे एक पल पहले मार्केट प्राइस नहीं पता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने आगे कहा, और क्या हो अगर मैं तुम्हें अभी तुरंत कैश पे कर दूं? मुझे एक फाइनल प्राइस बताओ। जांगबिन ने एक पल के लिए सोचा, कहा, 3,880, ये मार्केट का सबसे लो प्राइस है, नो डिस्कशन। मैंने काउंटर ऑफर दिया, 3,500। जांगबिन सिर हिलाते हुए कहता है, इसमें मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो मैं वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। जांगबिन ने जल्दी से मुझे रोका और कहा, रुको यंग मैन, मुझे सोचने दो। उस पल वो बॉस मोड में आ गया था। 9,000 टन स्टील, ये महीनों से उसके पास पड़ा था। उसे कोई सीरियस बायर नहीं मिल रहा था। परचेस प्राइस 3,850 था। शुरुआत में उसने बस अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद की थी, लेकिन अब मैंने प्राइस सीधा 350 गिरा दिया था। इस कैलकुलेशन से उसे अभी भी कई मिलियंस का नुकसान हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ अपने पास रखने से तो बेहतर ही था। तो उसने अपने दांत पीसे और पैर पटका
वो कहता है, ठीक है यंग मैन, अगर तुम बड़ी बातें नहीं कर रहे हो और मुझे आज रात पैसे दिख जाते हैं तो 3,500 डन। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरी एक और शर्त है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में एड्रेस दूंगा, तुम्हें माल तुरंत डिस्पैच करना होगा। ये सुनते ही जांग बिन को मुझ पर और ज़्यादा भरोसा हो गया, और उसके लिए माल एक दिन पहले भेजने का मतलब था एक दिन का स्टोरेज कॉस्ट बचना। ये एक बहुत बड़ी डील थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी सब तैयार करवा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर में एड्रेस दे देना। जब तक ये मोडू के एरिया में है मैं गारंटी देता हूँ कि डिलीवरी आधे घंटे में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बैठो और इंतज़ार करो, मैं अपनी असिस्टेंट को थोड़ी देर में तुम्हारे पास एड्रेस लाने के लिए कहता हूँ। इस पर मैं वहाँ से चला गया। मैंने रेड वाइन का ग्लास टेबल पर ही छोड़ दिया। ये उसके लिए क्लियर सिग्नल था कि मैं वापस आऊँगा। जांग बिन बड़बड़ाता है, मैंने वर्कर्स को तैयार रहने के लिए कॉल कर दिया है। इसी पल जांग बिन को इस लड़के के बारे में एक बात खटकी। उसे कैसे पता चला कि मेरे पास एक लॉट है जो मैं अभी तक बेच नहीं पाया हूँ। मैं ज़्यादा दूर नहीं गया, मैं बस एक दूसरे कोने में एक बेंच की तरफ गया और वापस बैठ गया। मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खाली थीं, और उसे कंपनी देने के लिए कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। ये वही शिकार था जिसे मैंने बहुत पहले चुन लिया था। नाम वांग। विशलिस्ट नंबर 1, 10,000 टन स्टील का सोर्स ढूंढना इम्पॉसिबल हो रहा है। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो वो मुझे मार डालेंगे। नंबर 2, ये काम खत्म होते ही रिजाइन करना, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, मेरी पत्नी और बच्चों को मेरी करंट सिचुएशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं कहता हूँ, आपका चेहरा देखकर मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मेरी बातें सुनकर वांग ने शराब में डूबी आंखों से मुझे देखा। उसने अपना सिर हिलाया और फिर चुपचाप पीता रहा। मैंने अपनी बात जारी रखी, मैं आपको 9,000 टन स्टील प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये शब्द किसी बिजली के कड़कने की तरह गूंजे। वांग का नशा तुरंत आधा हो गया। वांग हकलाते हुए पूछता है, आपको कैसे पता कि मुझे स्टील चाहिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके एक दोस्त ने मुझे आपके बारे में बताया था। लेकिन छोड़िए, इंपॉर्टेंट यह है कि मैं कल सुबह माल डिलीवर कर सकता हूँ। ये सुनते ही वांग अपनी झुकी हुई पोजीशन से तेजी से सीधा होकर बैठ गया। जमीन पर गिरी शराब की वजह से वो थोड़ा फिसला भी। वांग कहता है, यंग मैन, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? आखिरकार ये कोई मजाक नहीं था। उसके बॉस ने उसे पैसे देते हुए साफ कहा था कि कंस्ट्रक्शन साइट अब और इंतजार नहीं कर सकती और मौका मिलते ही उसे खरीद लेना चाहिए। लेकिन मेरे सिर्फ कुछ शब्द कुछ भी साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। मैं कहता हूँ, मुझे एड्रेस दीजिए, मैं अभी डिलीवर करवाता हूँ और आपको माल तुरंत मिल जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, प्राइस 4,600 पर टन होगा। इसके अलावा आप आधे घंटे में माल देखेंगे और उसी वक्त फुल पेमेंट करेंगे। कल कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आपके पास आएगा। फुल पेमेंट की बात ने वांग के दिमाग में शक पैदा कर दिया। क्या हो अगर ये कोई स्कैमर हो? लेकिन सोचने के बाद उसने खुद से कहा, अगर ये सच में इतनी जल्दी इतनी बड़ी क्वांटिटी ला सकता है तो फुल पेमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4,600 का प्राइस तो और भी छोटी प्रॉब्लम है। वांग कहता है, ठीक है, मैं आपको अभी एड्रेस देता हूँ। इसके साथ ही उसने मुझे तुरंत एड्रेस भेज दिया। मैंने उसे डायरेक्ट जांग को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने उसे कहा कि वो इसे जांग बिन को दे दे, और मैंने उसे स्ट्रिक्टली कहा कि वो एक शब्द भी ना बोले। मैसेज मिलने के बाद जागू ने अपना ग्लास एक ही घूंट में खाली किया और सीधा जांग बिन के पास गया। फिर उसने एड्रेस उसके सामने रख दिया। ये देखकर जांग बिन ने तुरंत अपने वर्कर्स को कॉल किया और उन्हें ट्रक्स रवाना करने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ प्राइवेट रूम में जेन यालिन अपने खूबसूरत पैर हिला रही थी। उसके पैर की हाई हील फिसल कर कारपेट पर गिर गई। वो सोच रही है, इंटरेस्टिंग। वो लगभग 2 सेकंड्स तक वैसे ही फ्रीज रही। फिर अचानक जेन यावन ने अपने जूते पहने और खड़ी हो गई। उसका बॉडीगार्ड जल्दी से उसके पीछे पीछे गया। जेन यावन ने थोड़ी चिढ़ के साथ मुड़कर कहा, मेरे पीछे मत आओ। फिर वो बेडरूम से बाहर निकल गई। दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। बॉडीगार्ड के चेहरे से वो रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन पूरी तरह गायब हो गया था। उसने दोबारा उस कारपेट की तरफ देखा जिस पर जेन यावन ने अभी अभी कदम रखा था। उसकी आंखें अचानक गंदे ख्यालों से भर गईं। मैं तुम्हें 2 दिन और देता हूँ। 2 दिन बाद मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। ये सोचने के बाद उसने अपने असली इमोशंस छुपा लिए। वो दूर से जियन यावेन को धीरे धीरे मेरी तरफ आते हुए देखता रहा। असल में जियन यावेन के अलावा क्लब की कई और लड़कियां भी काफ़ी देर से मुझे ऑब्जर्व कर रही थीं। उनमें से मेन हॉल के पीछे बैठी 2 जवान औरतें भी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रात का सबसे जूसी शिकार ढूंढ लिया हो। ये है ट्विन्स लुआनशी और लुआन मेंग। उन सभी प्रोवोकेटिव कपड़े पहने हुए अटेंशन सीकर्स के उलट इन ट्विन्स ने बहुत ही डिसेंट कपड़े पहने हुए हैं।
दूसरे शब्दों में, अगर बाकी औरतें यहाँ क्लाइंट्स ढूंढने की उम्मीद में आती हैं, तो ये दोनों अमीर एयर्स की तरह मज़े करने आई हैं। वो ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, मुश्किल से 20 की उम्र की। बड़ी बहन लुएंसी ने स्किनी जीन्स और हाई हील्स के साथ एक सिंपल वाइट टी शर्ट पहनी है। उसकी बहन लुएन मैंग ने भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस हाई कैलिबर अंडरग्राउंड कैसीनो की ब्यूटी क्वींस हैं। हालांकि वो जेन यावेन के एक्सेप्शनल लेवल तक नहीं पहुंचती, लेकिन वो यहाँ मौजूद किसी भी दूसरी औरत से कम नहीं है। दोनों बहनों की नज़रों से साफ पता चल रहा है कि वो मुझ में गहरा इंटरेस्ट ले रही हैं। दरअसल वो शुरू से ही चुपचाप मेरा पीछा कर रही थी। मेरी टेबल के ठीक बगल में अपनी अपनी टेबल पर बैठी थी। एक नए चेहरे, एक नए शिकार के सामने वो हमेशा बहुत इंथुजियास्टिक रहती हैं। दोनों औरतें एक दूसरे को देखती हैं, और जैसे ही वो मेरी टेबल की तरफ बढ़ने वाली होती हैं, उनकी स्माइल्स अचानक फ्रीज हो जाती हैं। अगले ही पल वो हॉल में जियान यावन को देखती हैं। वो औरत जो नॉर्मली बर्फ की तरह ठंडी रहती है, धीरे धीरे अपने प्राइवेट लॉन्च से बाहर निकल रही है और सीधा मेरी टेबल की तरफ आ रही है। कुछ ही देर बाद वो शांति से मेरी टेबल पे बैठ गई और मुझे घूरने लगी। उसी वक्त मुझे भी फील हुआ कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। इंस्टिंक्टिवली मैं पीछे मुड़ा और मैंने जैन यावन को अपनी टेबल पर बैठे हुए देखा, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आराम से बैठा अपने सामने बैठे उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखता रहा। हम चुपचाप एक दूसरे को घूर रहे थे। वो अधेड़ उम्र का आदमी क्लियरली अनसर्टेनिटी से परेशान था। अगर मैंने उससे जो कहा वो सच हुआ तो इससे प्रैक्टिकली उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अगर ये झूठ है तो उसे सच में नहीं पता कि आगे क्या करना है। आधा घंटा जल्दी से बीत गया। दूसरी तरफ उस अधेड़ उम्र के आदमी की कांपती हुई आवाज फाइनली सुनाई दी। वांग कहता है, ये रहे 10 मिलियन, यंग मैन प्लीज चेक कर लीजिए। ये नज़ारा देखकर लोएंसी और लोयान मेंग ने अपने होंठ चबा लिए। आधे घंटे में डील डन और ऑलमोस्ट 10 मिलियन का प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट में भी चमत्कार करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा, है ना? दुनिया में सिर्फ दो ही जगह हैं जहां ऐसा कुछ हो सकता है। पहला लॉटरी पे आउट सेंटर और दूसरा कैसीनो। लुएंशी कहती है, बड़ी बहन ज्यादा मत सोचो। जेन यावेन कौन है? आखिर वो इस बच्चे में इंटरेस्ट क्यों लेगी? तो जब तक ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पल लुएन मेंग ने अपने दांत पीसे। उसने अपने माथे से बालों की एक लट हटाई और लुएंशी का हाथ पकड़े हुए मेरी तरफ बढ़ गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त दोनों बहनों और जियन यावन की नज़रें मुझ पर टिकी थीं। उसी वक्त जांग बिन, जिसे अभी अभी मेरा ट्रांसफ़र मिला था, उसके हाथ कांपने लगे। जांग बिन भावुक होकर कहता है, यंग मैन, आप मेरे सेवियर हैं। फ्यूचर में अगर आपको अपने बड़े भाई की ज़रूरत पड़े। नहीं, ऐसा नहीं। आज से आप बड़े भाई हैं। फ्यूचर में अगर आपका ये छोटा भाई आपके किसी काम आ सके तो मुझे कॉल कीजिएगा। ये कहते हुए उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। फिर वो गहरे रिस्पेक्ट के साथ झुका, मुड़ा और चला गया। जांग बिन को दूर जाते हुए देखकर जागू पूरी तरह हैरान था। 3 साल पहले जब उसने पहली बार यहाँ कदम रखा था, तब से उसे कभी सच में समझ नहीं आया था कि इतनी बड़ी रकम क्या होती है। और ठीक उसी पल मैंने देखा कि जियान यावेन मेरी तरफ आ रही है। उसके जैसी औरत, उसकी विश लिस्ट क्या हो सकती है? अगले ही पल मैंने अपना फ़ोन निकाला और सीधा जागू को 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। मैं कहता हूँ, ये रख अपना कर्ज चुकाने के लिए। इसे उन 6,000 का इंटरेस्ट समझ जो तूने मुझे वाइन के लिए उधार दिए थे। जागू के शरीर में एक जोरदार सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल वो एक शब्द भी बोलने के काबिल नहीं था। मैं कहता हूँ, खैर, आज रात मज़े कर और ध्यान से देख कि दूसरों की लाइफ कैसी होती है। इसके साथ ही मैंने हाथ से इशारा किया। भले ही पर्सनली मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाकी सब पहले ही जेलसी से मर रहे थे। माय गॉड, ये हैंडसम लड़का कितना जनरस है। काश मैं आज रात इसके साथ थोड़ा वक्त बिता पाती। मुझे यकीन है कि मैं 10 या 20 हज़ार कमा लेती। तभी जियान यावेन, जिसने एक लंबी ब्लैक बैकलेस ड्रेस पहनी हुई थी, फाइनली हमारे पास आ गई। उसे देखकर सबने जल्दी से उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग, बड़े बॉस की पोती उससे पर्सनली मिलने आ रही है। टिस्क, अगर उसे पता चल गया कि ये लड़का कुछ प्लान कर रहा है तो ये गया। गया? तू क्या बात कर रहा है? जियान यावेन के कैलिबर की औरत के साथ एक ही टेबल पर बैठने का मौका मिलना ही बहुत बड़ी बात है। वो तो अपनी कब्र में भी हंसता रहेगा। हमारे आसपास के लोग या तो जेलस थे या उसे मुसीबत में देखकर खुश हो रहे थे। इस बीच लियांशी और लियान मेंग, वो ट्विंस भी चुपचाप मेरे बगल में आ खड़ी हुई थीं। जियान यावेन को छोड़ दें तो वो यहाँ मौजूद किसी भी दूसरी औरत से कम नहीं थी। ये सीन देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कल तक मैं इन औरतों के बारे में कोई गलत ख्याल लाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। मैं देखता हूँ, नाम जियन यावेन, विश लिस्ट
नंबर 1, क्लब के करंट सबसे बड़े क्राइसिस को सॉल्व करना। नंबर 2, मेरे सामने बैठे इस आदमी के सीक्रेट्स का पता लगाना। बिना किसी हेजिटेशन के, जब मैं उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, मैंने पहले ही उसकी लिस्ट चेक कर ली थी। जियान यावेन की विश लिस्ट दूसरों से बहुत अलग है। ये कहा जा सकता है कि इतने समय में मैंने इतने सारे लोगों की विश लिस्ट देखी है, लेकिन सिर्फ जियान यावेन की लिस्ट इतनी सिंपल थी। उदाहरण के लिए, लियो किंचु ऐसी कैंपस गॉडेस, पिछली बार जब मैं उसके साथ था तो उसकी लिस्ट में 50 या 60 पॉइंट्स थे। मेरे पुराने दोस्त और भाई जागो की लिस्ट में भी 30 से ज़्यादा पॉइंट्स थे। एवरेज देखा जाए तो ज़्यादातर आदमियों के लिए लिस्ट लगभग 30 पॉइंट्स की होती है। औरतों के लिए ये जनरली 60 के आसपास होती है। सिर्फ मेरे सामने बैठी जियन याविन के पास केवल 4 थे। तीसरा, अगर मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है तो शादी से पहले मैं किसी भी रैंडम आदमी के साथ ट्रिप पर जाना चाहती हूँ और उसे अपना फर्स्ट टाइम देना चाहती हूँ। फिर शादी के बाद मैं इसे पब्लिकली रिवील कर दूंगी, ताकि वो आदमी जो मुझे हासिल करना चाहता है और उसकी पूरी फैमिली बदनामी के दाग से भर जाए। चौथा, ये सब करने के बाद बीच समंदर में अपनी इस छोटी सी जिंदगी को खत्म कर लेना। ये सब पढ़ने के बाद मैंने दोबारा जियान यावेन की तरफ देखा, उस चेहरे की तरफ जो बेहद खूबसूरत और फिर भी इतना बर्फीला था। साथ ही मुझे इस औरत के बारे में जो पढ़ा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई हैरानी की बात नहीं कि उसकी विशलिस्ट इतनी छोटी है। असल में वो सुसाइड करना चाहती है। जागू घबरा कर कहता है, भाई मुझे लग रहा है कि ये सब बुरा रूप लेने वाला है। तभी मुझे जागू की आवाज़ सुनाई दी। मैं जियान याविन को लगातार घूरता रहा। वजह चाहे जो भी हो, जियान याविन की खूबसूरत आंखें उस वक्त मुझे एक मज़ेदार लुक के साथ घूर रही थीं, क्योंकि जब से वो आई थी मैंने एक बार भी अपनी नज़रें नहीं हटाई थीं। जियान याविन अचानक मुस्कुराते हुए पूछती है, इंटरेस्टिंग, तुम्हारा नाम क्या है? और क्या स्माइल थी, एक ऐसी स्माइल जो किसी सेंट को भी भटका दे। आसपास के सभी आदमियों के पैर स्माइल की वजह से लगभग कांप गए। अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने के बाद मैंने अंगड़ाई ली और अपनी कुर्सी से उठ गया। मैंने कैजुअली कहा, खैर मैं जा रहा हूँ, अब मज़ा नहीं आ रहा। जेन यवेन हैरानी से बोली, क्या? वो सोच रही है मुझसे बिना किसी रिस्पेक्ट के इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहा है? क्या ये मौत को बुलावा दे रहा है? दूसरों की हैरान नज़रों की परवाह किए बिना मैंने अपनी पहनी हुई सस्ती शर्ट को थपथपाया और कहा, जागू, जा हमारे लिए एक रूम बुक कर। आज रात हम ऐसे मज़े करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किए। जागू की बात करें तो अगर मैं उसे अभी घुटनों के बल बैठकर 3 बार सिर झुकाने को कहता तो वो भी कर देता। उस पल मेरे सामने खड़ी जेन यावेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतना इंसोलेंट हो सकता हूँ। जेन यावेन गुस्से में कहती है, मैं जेन यावेन हूँ। लेकिन मैंने उसे इग्नोर करना कंटिन्यू रखा। मैंने बस हॉल में नज़र घुमाई। नेचुरली मुझे लियांशी दिखी। दोनों बहनें, लुयन मेंग, और वो बिल्कुल सही टाइम पर मिली। मैंने खुद से कहा और तुरंत उनसे बोला, मैंने अपने एक दोस्त को ऊपर रूम बुक करने के लिए कहा है, क्या तुम रेड वाइन का ग्लास पीने आना चाहोगी? बात करते हुए मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। लुयंसी एक पल के लिए सरप्राइज हुई, फिर अचानक जोर से हंसने लगी। लुयंसी कहती है, हे हैंडसम, तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें हम दोनों चाहिए? उसने अपना सेंटेंस खत्म भी नहीं किया था कि उसकी छोटी बहन लुयान मैंग ने मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बस बातें करने के लिए। ये नज़ारा देखकर मेरे होठों पर एक स्माइल आ गई। तो अमीर होने की फीलिंग ऐसी होती है। फिर मैंने थोड़ी हैरान खड़ी जियन याविन को एक प्रोवोकेटिव लुक दिया। फिर एक हाथ बड़ी बहन के कंधे पर और दूसरा छोटी के कंधे पर रखकर मैं मुड़ा और सीधा क्लब के हॉल से बाहर निकल गया। इसी बीच मेरे जाने के बाद अगले 30 सेकंड्स तक क्लब का हॉल मौत जैसी शांति में डूब गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कितनी हिम्मत है। कुछ देर बाद जियान यावेन अपने शौक से बाहर आई। उसने उस जगह से अपनी नज़रें हटा लीं जहां से मैं निकला था। उसके दिमाग में उसने मेरे बारे में एक क्लियर आइडिया बना लिया था, भले ही उसे ये नहीं पता था कि मुझे पैसे कमाने की इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। वो सोच रही है, ये डेफिनेट रूप से सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। जवान, हैंडसम और कैरिज्मेटिक, और फिर उसके पैसे खर्च करने का तरीका किसी ऐसे गरीब आदमी जैसा बिल्कुल नहीं था जिसने कभी पैसे का रंग ना देखा हो। जिसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी नज़रों के सामने मुझे पूरी तरह से नेकेड फील हुआ, जैसे उसने मुझे अंदर बाहर से पूरी तरह पढ़ लिया हो। उस सन्नाटे में जियान यावन की स्माइल और गहरी हो गई। मुझे इस पर यकीन नहीं है। मेरे फिजीक और फिगर के साथ क्या तुम मना करने की हिम्मत करोगे अगर मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं, फ्री में? दूसरी तरफ मैं दोनों बहनों के साथ कैसीनो से बाहर निकल रहा था। जागू बहुत एक्साइटेड था। उसके अकाउंट में अब 1 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। यूजर्स का 5 लाख का कर्ज चुकाने के बाद भी उसके पास एक अच्छी खासी रकम बची है। जागू मुझे कार्ड देते हुए कहता है, रूम कार्ड ये रहा, मैं ठीक बगल वाले रूम में हूँ।
अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। ये कहते हुए उसने मुझे एक ऑल ब्लैक वीआईपी रूम कार्ड थमा दिया। फिर एक लड़की को लेकर, जो पता नहीं उसे कहाँ और कब मिली, एक एस्कॉर्ट, वो सीधा एलिवेटर में घुस गया। कुछ मिनट्स बाद मैं उन दोनों ट्विंस को उस रूम में ले गया जो जागो ने मेरे लिए बुक किया था। रूम बहुत बड़ा था और डेकोरेशन बहुत अवांट-गार्ड थी। हर एक डिटेल में लग्जरी फील हो रही थी। रूम में एंटर करते ही लुएंची ने कैजुअली अपना बैग सोफा पर फेंक दिया। एक हाथ दीवार पर टिकाकर उसने दूसरे हाथ से अपनी हाई हील्स उतारी और उन्हें ठीक मेरे सामने फेंक दिया। फिर दोनों बहनें मेरे सामने बैठ गईं। उनके होठों पर स्माइल थी। लुएंची कहती है, लेट्स बी क्लियर, ये सिर्फ एक ड्रिंक के लिए है। लुएन मैंग ने एक हल्की सी स्मर्क दी। मुझ जैसे अमीर यंग मास्टर्स को उन्होंने बहुत देखा है, और जनरली हम जितने ऐसे दिखते हैं, इस तरह के लड़के उन्हें साइकोलॉजिकली सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अब जब वो मेरे सामने हैं तो दोनों बहनें फिर से अपना छोटा सा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हर एक जेस्चर मुझे सेड्यूस करने के लिए हैं, लेकिन उनकी बॉडीज, वो मुझे लगातार पीछे धकेल रही हैं। किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए इसे रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए इन दोनों औरतों की चालबाजियां अब मेरे लिए पानी की तरह साफ है। मैं खड़ा होता हूँ और फ्रिज से रेड वाइन की एक बोतल निकालता हूँ। वाइन को एरेट करते हुए मैं एक स्मर्क के साथ उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। मैं देखता हूँ, नाम यूएनसी। विश लिस्ट नंबर 1, अपनी आंखों से अपनी बहन की शादी उस आदमी से होते हुए देखना जिससे वो प्यार करती है। दूसरा, समुद्र के किनारे एक घर होना, एक फूलों की दुकान खोलने और एक ऑर्डिनरी जिंदगी जीने के लिए काफ़ी पैसे होना। मैं जल्दी से दर्जनों दूसरी विशेष पर नज़र डालता हूँ। ज़्यादातर कंटेंट अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे कोई पर्टिकुलर जूते खरीदना या किसी ब्रांड का बैग। नाम लुयान मैंग। विश लिस्ट नंबर 1, एक ऐसे आदमी से मिलने की उम्मीद जो मेरी खूबसूरती से अट्रैक्ट न हो, बल्कि सच में मेरी सोल से प्यार करे, और उससे शादी करना। दूसरा, अपनी बहन के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे जमा करने में मदद करना। तीसरा, मेरे सामने बैठे इस आदमी को अच्छी तरह से लूटना। फर्स्ट इंप्रेशन में ये बहुत अमीर लग रहा है। ये पढ़कर मैं थोड़ा अवाक रह गया। बड़ी बहन की विश लिस्ट इतनी बुरी नहीं है, कम से कम वो कोई बुरी इंसान नहीं लग रही। लेकिन छोटी बहन की तीसरी विश मुझे पूरी तरह से निराश कर देती है। क्या मैं सच में एक बेवकूफ़ और ब्रेनलेस रिच एयर जैसा दिखता हूँ? वो मुझे लूटना चाहती है, लेकिन उसकी दूसरी विश ने मेरी क्यूरियोसिटी जगा दी। मैं जल्दी समझ गया, उसकी बहन लियांसी को ज़रूर कोई गंभीर बीमारी होगी, इसलिए ये दोनों बहनें ऐसी जगह पर पैसे कमाने आई हैं। लेकिन अब जब मुझे ये पता है, मुझे ये भी पता है कि फ़िलहाल मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ एक इंसान जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, वो जियन यावेन है, जो अभी नीचे अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है। अभी के लिए मुझे बस दोनों बहनों से थोड़ी बात करनी है, ड्रिंक करना है और शांति से जियन यावेन के मेरे पास आने का इंतज़ार करना है। दैट्स इट। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे नहीं पता थी, वो ये कि जियन यावेन कब आएगी। उधर 2 घंटे बाद होटल के बेसमेंट में एक प्राइवेट लाउंज में जियन यावेन, जो नॉर्मली बर्फ जैसी ठंडी रहती थी, इस वक्त थोड़ी एंशियस लग रही थी। वो सोच रही है अब उससे मिलने जाने का मौका ढूंढने का वक्त आ गया है। जियन यावेन ने अपना निचला होंठ चबाया। चलो, 10 मिनट और इंतजार करते हैं। 10 मिनट में मैं चुपचाप ऊपर जाने का कोई तरीका निकाल लूंगी। उस वक्त जियन यावेन तैयार थी। वर्स्ट केस सिनेरियो में रूम में एंटर करते ही उसे बेड पर लेटे हुए 2 औरतें और एक आदमी मिलेंगे। वैसे भी उसने अपना डिसीजन ले लिया है, तो कॉन्सिक्वेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी आंखों के कोने से उसने दरवाजे के बाहर खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसी वक्त उसने अपनी हाई हील्स उतारी और प्योर वाइट कॉटन स्लीपर्स पहन लिए। जियान यावन कहती है, लीजी, मुझे लगता है कि मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग टेबल पर छोड़ दी है, मुझे उसे लेने जाना होगा। जैसे ही 10 मिनट पूरे हुए, जियन यावेन अचानक खड़ी हो गई, ऐसा नाटक करते हुए जैसे सच में उसकी रिंग खो गई हो। बॉडीगार्ड कहता है, मिस, बेहतर होगा कि आप यहीं रुकें, मैं आपके लिए ले आता हूँ। बॉडीगार्ड लिजी ने तुरंत सर्वेलेंस स्क्रीन की तरफ देखा, फिर मुड़ा और टेबल की तरफ चल दिया। जियन यावेन ने बड़ी नज़ाकत से अपनी ब्लैक बैकलेस ड्रेस उठाई, लॉन्ग स्कर्ट के किनारे को अपने हाथ में पकड़े हुए वो अपने खूबसूरत, लंबे और बेदाग सफ़ेद पैर दिखा रही थी। कुछ पल पहले उसने चुपचाप अपस्टेयर्स फ्लोर के एक होटल एम्प्लॉय से पूछा था, और उसे पता चल गया था कि मैं रूम 2119 में हूँ। लीजी को टेबल की तरफ जाते देख जैन यावेन बिना कोई आवाज़ किए प्राइवेट लाउंज से बाहर निकली और सीधा पीछे के दरवाजे से खिसक गई। इसी बीच रूम 2119 में दोनों बहनें बहुत पहले जा चुकी थीं। वाइन की बोतल 1 घंटे पहले ही खत्म हो चुकी थी। क्योंकि मुझे जेन यावेन का इंतजार करना था, इसलिए उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने के बाद मैंने उन्हें भेज दिया था। जाते वक्त दोनों बहनें सच में बहुत कंफ्यूज थीं, क्योंकि जब से वो रूम में आई थीं, मैंने उनके साथ बहुत ही कोटवा तरीके से वाइन पीने के अलावा कुछ नहीं किया था। बातें करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे क्लब का वो जंगली आदमी और मैं दो बिल्कुल अलग इंसान हैं।
इस बात ने उन्हें बहुत डिसअपॉइंट किया। एलिवेटर से नीचे जाते वक्त भी वो सीरियसली एक सवाल पर सोच रही थी, क्या हमारा चार्म काफ़ी नहीं है या फिर उसी में कोई प्रॉब्लम है। इस बीच मैं अपने रूम में बोर्डम से मर रहा था। तब मैंने अपना फ़ोन उठाया और लुओ किंसू से चैट करने लगा, जिसका इंटरव्यू अभी ख़त्म हुआ था। मैं पूछता हूँ, क्या कर रही हो? लुओ किंसू रिप्लाई करती है, मैं वापस आ गई हूँ, कुछ खा रही हूँ और एक मूवी देखने की तैयारी कर रही हूँ। कहीं तुम अभी भी किसी दूसरी लड़की पर लाइन तो नहीं मार रहे हो? मैं लिखता हूँ, नहीं यार, मैं सच में एक मूवी देखने जा रहा हूँ। ये लिखते हुए मैंने भरी। हाँ मैन, झूठ बोलना तो हमारी सेकंड नेचर होनी चाहिए। इंसान जितना अमीर होता है उसे उतना ही नेचुरल तरीके से झूठ बोलना पड़ता है। लियो किंसू लिखती है, खैर एंजॉय द मूवी और मेरे बारे में सोचना। लियो किंसू ने अपने सेंटेंस के एंड में एक इमोजी ऐड किया, हमारी पिछली रात की डुओ पार्टी को याद करते हुए। मेरा गला अचानक सूख गया, लेकिन मैंने फिर भी उसे रिप्लाई किया, और मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, हमारे बीच कुछ नहीं है। 5 मिनट बाद लियो किंचू ने रिप्लाई किया, यू इडियट सूचन, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम ड्यूओ पार्टीज के लिए मेरे सीक्रेट टीममेट हो। यही हमारा रिलेशनशिप है। ये पढ़कर मैं स्माइल किए बिना नहीं रह सका। ये बेवकूफ़ लड़की बिना चाहे ये सब बोलकर, क्या मैं उसकी लिस्ट की एक विश पूरी करने में उसकी मदद नहीं कर रहा था? मैंने मज़े लेते हुए अपना सिर हिलाया और जैसे ही मैं रिप्लाई करने वाला था, मैं फ्रीज हो गया। रूम 2119 के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया था। मेरे पास दरवाजे पर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने जियान यावन खड़ी थी, वो औरत जिसे इतने सारे आदमी चाहकर भी नहीं पा सकते। जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था, वो खुद मेरे दरवाजे पर आ गई। वो मेरे सामने खड़ी है, उसके होठों पर एक स्माइल है। जियान यावन की सांसें थोड़ी तेज हैं। वो अभी वाली उन दो बहनों जैसी नहीं है जो छोटी छोटी चालबाजियों से भरी हुई थी। हमेशा से उसका कैरेक्टर बहुत फ्रैंक और डायरेक्ट रहा है। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। मेरे चेहरे पर एक स्माइल है। मैं पूछता हूँ, मिस जियान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो दोनों बहनें, जियान यावन अपनी सांसें नॉर्मल करती है और मेरे पीछे झांकती है। भले ही वो प्रिपेयर्ड थी, लेकिन वो सच में उन दोनों को मेरे रूम में नहीं देखना चाहती थी। वो औरतें हैं जो उसके उसके पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। जियान यावन कहती है, गुड, वो भी अभी गई हैं। मुझे पता है जियान यावन अपना सो कॉल्ड प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार थी, इसलिए मैं उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे देता हूँ। दरवाज़ा बंद होने के बाद मैं एक स्मर्क के साथ उस पर टिक जाता हूँ। रूम में एंटर करते ही वो हाफ फिल्ड रेड वाइन का ग्लास उठाती है जिसे मैंने टेबल पर ख़त्म किया था, और उसे एक ही घूंट में पी जाती है। फिर मेरे देखते ही देखते वो अपने खुले हुए लंबे बालों को बांधती है, अपनी खूबसूरत कॉलर बोन को दिखाते हुए। मैं रिपीट करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम मिस जैन? वो एक गहरी सांस लेती है, फिर मुझे देखकर बोलती है, क्या तुम मेरे साथ डुओ खेलना चाहोगे? मैं फ्रैंकनेस के साथ जवाब देता हूँ, हाँ। जैन यवेन कहती है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें एक दिन देती हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। ये कहने के बाद जियन यावेन मुझे एक प्रोवोकेटिव लुक देती है और पूछती है, हिम्मत है? उस पर मुझे जियन यावेन की विश लिस्ट क्लियर दिखाई देती है। पहला पॉइंट अभी अभी अपडेट हुआ है, शादी से पहले सामने खड़े इस कमीने के साथ एक क्रेजी दिन बिताना, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो सकूं तो ये और भी परफेक्ट होगा। जियन यावेन की विश लिस्ट साफ साफ पढ़ने के बाद मैं अवाक रह गया। ऐसा लग रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने सच में कुछ गलत किया है या नहीं। लगता है ये कमीने वाला टैग मुझ पर हमेशा के लिए चिपक गया है। जैन यावन की विश लिस्ट की बदौलत मैं उसकी सिचुएशन को थोड़ा बेहतर समझ पाया। बेसिकली उसकी एंगेजमेंट मोडू के एक बहुत पावरफुल इंसान से हो चुकी है। शायद इस आदमी से शादी करके वो अपनी फैमिली के कसीनों को बचा सके, लेकिन अपनी आइस क्वीन इमेज के पक्के होने के नाते एक ईगल जैसी प्राउड औरत खुद को इतनी आसानी से मैनिपुलेट कैसे होने दे सकती है? और उसने बदले का ये इंसेन प्लान क्यों बनाया? भले ही उसे इस आदमी से शादी करनी पड़े, लेकिन वो उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए पूरी तरह तैयार है, उसे ककड़ बनाने के लिए और ये श्योर करने के लिए कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसा ही रहे। मैं धीरे से कहता हूँ, लाइचू, मेरे सामने खड़ी इस बर्फीली खूबसूरती को देखकर मैंने धीरे से ये शब्द बोले। लेकिन खैर, अगर मैं जियन यावन की करंट विश पूरी करता हूँ तो मुझे कितने डिज़ायर पॉइंट्स मिलेंगे? ये सोचकर मैंने एक स्पॉइल्ड रिच किड वाला एटीट्यूड अपनाने का फैसला किया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ तो सिचुएशन को देखते हुए हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर जियन यावन ने एक गहरी सांस ली। उसकी खूबसूरत और इंचैंटिंग कॉलरबोन्स हल्की सी ऊपर उठीं। जियान यावन कहती है, चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हमें कोई ढूंढ ना सके, और वहां मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन 24 घंटे में तुम किसी से मुझे वापस छोड़ने के लिए कहोगे। मेरी नज़रें नीचे से ऊपर की तरफ खिसकीं।
धीरे धीरे उसके टखनों से शुरू होकर उसकी ब्लैक बैकलेस ड्रेस के उस हिस्से पर रुकी जिसे उसने अपने हाथ में कसकर पड़ा हुआ था। मैं कहता हूँ, लेकिन एक बात, ये आउटफिट शायद बहुत प्रैक्टिकल ना हो। जियन याविन कहती है, ठीक है। ये कहने के बाद जियन याविन ने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हेजिटेशन का कोई नामो निशान नहीं था। अक्सर एक आदमी और औरत के बीच का रिलेशनशिप चेस की एक गेम की तरह होता है, और अगर इस स्पीड से एक हारता है तो शायद मैं ही हारूंगा। और जियान यावेन जैसी औरत के लिए ये बिल्कुल अनएंड्यूरेबल चीज़ है। इसलिए ठीक मेरे सामने उसने अपनी लॉन्ग ब्लैक ड्रेस को नीचे सरकने दिया। भले ही वो बाहर से बहुत कैजुअल लग रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसकी स्किन पर बन रहे गूज़बम्प्स को देख सकता था। मैं अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ता हूँ और कहता हूँ, तुम भी नर्वस हो तो इतना डिटैच होने का नाटक क्यों कर रही हो? जियान यावेन ने हार नहीं मानी और कहा, तुम भी फाइनली मुझे पा ही लोगे, तो तुम अभी ना देखने का फैसला क्यों कर रहे हो? अपना पजामा पहनने के बाद जैन यावेन ने फिर से अपना सिर उठाया और मुझसे पूछा, अभी जो टाइम हो रहा है, उन्होंने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया होगा। तुम क्या प्लान कर रहे हो? मैं सोफा पर टिका हुआ था। उसे उसके खुद के टेरिटरी से बाहर निकालना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, क्योंकि मैं इस जगह को अच्छे से नहीं जानता, बल्कि वो जानती है। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास गाड़ी है? जैन यावेन अपनी आंखें घुमाते हुए जवाब देती है, नहीं। बचपन से ही उसके पास हमेशा एक पर्सनल ड्राइवर रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी स्टीयरिंग व्हील को हाथ नहीं लगाया है। जैन यावेन कहती है, मैं चुपचाप भाग कर आई हूँ। मेरा बॉडीगार्ड अभी भी मुझे हर जगह ढूंढ रहा होगा, उसकी हैबिट्स को जानते हुए। एक बार जब वो सारे सर्वेलेंस कैमरास चेक कर लेगा और देखेगा कि मैंने होटल नहीं छोड़ा है, तो वो तुरंत होटल की रिकॉर्डिंग्स ट्रेस करेगा, जब तक कि वो मुझे तुम्हारे रूम में आते हुए ना देख ले। इस सब में उसे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ये कहते हुए उसने अपनी पेल आर्म उठाई और अपनी लग्जरी वॉच देखी। वो कहती है, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। बाहर से जियान याविन काम और कंपोज लग रही थी, लेकिन अंदर से वो चिंता से मरी जा रही थी। अगर वो आज भागने में कामयाब नहीं हुई तो उसके आसपास सिक्योरिटी और भी टाइट हो जाएगी। उसे शायद बदला लेने का मौका फिर कभी ना मिले। जैन याविन की बात खत्म होने के बाद रूम की हवा जैसे जम सी गई। इस बीच मैं मेंटली सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा था। मैंने वो पॉइंट्स यूज किए जो मुझे पहले लो किंसू की विश पूरी करने पर मिले थे, और एक ड्रॉ लॉन्च किया। उसने ड्रॉ शुरू किया। स्टार्टिंग द ड्रॉ। कंग्रेचुलेशंस, आपको मास्टर थीफ स्किल मिली है। कंग्रेचुलेशंस, आपको कॉम्बैट मास्टरी स्किल मिली है। कंग्रेचुलेशंस, आपको एक बुगाटी वेरॉन मिली है। कंग्रेचुलेशंस, आपको एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पोशन मिली है। ये सब अनाउंस करने के बाद सिस्टम फिर से साइलेंस में चला गया। मैंने फाइनली राहत की सांस ली। अगले ही पल मुझे अपने सिर में एक हल्की सी बजिंग फील हुई। फिर इन स्किल्स की मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ने पल भर में मेरे दिमाग को भर दिया। मैं सोफा से उठकर कहता हूँ, चलो मैं तुम्हें सैर पर ले चलता हूँ। ये कहने के बाद मैंने जियन यावेन की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। इसी बीच बगल वाले रूम में जागू एक बड़े लग्जरियस बेड पर लेटा हुआ था। उसके लिए आज का दिन किसी सपने जैसा था। अपने अकाउंट में बचे हुए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ युआन को देखकर उसके दिमाग में हजार ख्याल दौड़ रहे थे। कुछ ही पलों बाद वो अपना बैंक कार्ड हाथ में लिए अपने रूम से बाहर निकला। बाहर आते ही वो मुझसे टकराया, जो अपने रूम से बाहर निकल रहा था। जागू एक नोइंग स्माइल के साथ कहता है, भाई मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसा रहा? वो दोनों बहनें कमाल की थी ना, है ना? लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल उसके चेहरे पर फ्रीज हो गई। उसे उम्मीद थी कि मेरे पीछे लुयांशी बाहर आएगी, या फिर लुयन मेंग कोई एक। भले ही दोनों एक साथ बाहर आती तो भी जागू को ये अजीब नहीं लगता, लेकिन अभी वो इतना शॉक में था जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। जागू हकलाते हुए कहता है, भाई तू? क्योंकि जो इंसान मेरे पीछे से बाहर निकला वो कोई और नहीं बल्कि वाइट कॉटन पजामा पहने हुए जैन यावेन थी। जाग को देखकर उसने उसे एक हल्की सी स्माइल दी। मैं कहता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम थोड़े सरप्राइज लग रहे हो। मेरी बात करें तो मैं पूरी तरह से डिपाइट लग रहा था, लेकिन मेरे पास ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने का टाइम नहीं था। मैं कहता हूँ, वापस जाकर अपने रूम में आराम कर। अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो बस कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। जागू पूरी तरह से अलग लग रहा था खुद को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने के बाद। वो मुश्किल से बड़बड़ाया, नहीं नहीं नहीं, मैं पक्का आज सुबह गलत पैर पर उठा हूँ। उसे देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। मैं कहता हूँ, याद रखना, किसी को मत बताना कि तूने हमें देखा है। इसके साथ मैंने जैन यावेन का हाथ पकड़ा। हमने एलिवेटर नहीं लिया, हमने फायर एस्केप स्टेयर्स लीं जब तक कि जैन याविन और मेरी सिलुएट्स गायब नहीं हो गईं। इसके बाद ही जागू ने आंखें झपकाईं। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड क्लब हॉल के एंट्रेंस पर ब्लैक सूट पहने एक आदमी भागते हुए लीजी के पास आया। वो कहता है, हमने सारे सर्वेलेंस कैमरास चेक कर लिए हैं। मिस ने होटल नहीं छोड़ा है।
वो अभी भी अंदर ही होंगी। ये सुनकर लिजी की आंखें सिकुड़ गईं। वो सोचता है, अभी भी होटल में है। वो सोचती है कि वो इस तरह शादी से बच सकती है। तभी लिजी के वॉकी टॉकी में आवाज़ आई। वो आवाज़ कहती है, हमें होटल की रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं। वो रूम 2119 में गई हैं। लगभग 3 मिनट हो गए हैं। लिजी कहता है, आदमियों लो, 2 ग्रुप्स बनाओ। एक ग्रुप सीढ़ियों से, दूसरा एलिवेटर से। उसे वापस लाओ। बोलने के बाद लीजी ने राहत की सांस ली। उस औरत के बारे में सोचकर जो इतनी ठंडी और साथ ही इतनी हॉटी थी, उसने ज़बरदस्ती अपने दिल में उठ रही लस्ट को दबा दिया। लीजी कहता है, रुको, मैं खुद जाऊंगा। इधर होटल मिडू के एक कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जियन यावन मेरे करीब आ रही थी। उसकी फीलिंग्स मिक्स थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिग्रेट कर रही है या उसे ये एक्साइटिंग लग रहा है। नीचे बहुत से लोगों के जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ें आ रही थीं। ये समझने के लिए जीनियस होने की ज़रूरत नहीं थी। जेन यावन जानती थी कि ये लिजी के भेजे हुए गार्ड्स थे। जेन यावन आ भरते हुए कहती है, हम सच में नहीं बच सकते। सॉरी, लगता है तुम्हें मुझे पाने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उनके कदमों की आवाज़ सुनने के लिए कान लगाते हुए कहा, सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कहने के बाद मैंने उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखा, क्योंकि मैंने अभी अभी नोटिस किया था कि जेन यावन की विश लिस्ट हर पल बदलती हुई लग रही थी। अब उसकी पहली विश थी होटल से सही सलामत बाहर निकलना, जबकि पिछली मेरे सामने खड़े इस कमीने के साथ एक क्रेजी दिन बिताना सेकंड पोजीशन पर चली गई थी। साफ तौर पर अपने सो कॉल्ड फियांस से बदला लेने के कंपेयर में होटल से भागना उसके लिए अभी ज़्यादा अर्जेंट था। मैं सोचने लगा, अगर हम चीज़ों को इस एंगल से देखें तो इंसानों की विश लिस्ट सच में हर पल बदलती है। जिसका मतलब है कि हर इंसान की विश लिस्ट के लिए मुझे जो टाइम मिला है वो इटर्नल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर मैं इंसान के अपना माइंड चेंज करने से पहले पूरा नहीं करता तो वो मौका हमेशा के लिए खो सकता है। मुझे पता है कि मेरे सिस्टम के पास पक्का और भी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी तक डिस्कवर नहीं की है, लेकिन करंट सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की परमिशन नहीं दे रही थी। नीचे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें और करीब आ रही थीं। ये देखकर जियांग यावेन ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने हार मान ली हो। उसने एक थकी हुई टोन में कहा, हीरो बनना बंद करो, इसे यहीं छोड़ देते हैं। भले ही वो सच में अपने फियांस को ह्यूमिलिएट करने के लिए मेरा यूज़ करना चाहती थी। अगर हम इस होटल से बाहर नहीं निकल सकते तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। फिर वो खुद को थोड़ा संभालती है। उसकी टोन वापस हमेशा की तरह बर्फीली हो जाती है। जियन यावन कहती है, मैं उनका यहीं इंतज़ार करूंगी। तुम तुम जाकर अपने दोस्त के रूम में छुप जाओ। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्हें अभी तक मेरा एग्जैक्ट प्लान नहीं पता, इसलिए वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि ये जेन यावन दिल से बुरी नहीं थी, कम से कम ऐसे मोमेंट में तो बिल्कुल नहीं। उसका पहला थॉट ये था कि वो मुझे इन्वॉल्व ना करे। ये सोचकर मैंने अपना हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर रख दिया। इस इंटीमेट जेस्चर ने तुरंत जियान यावन की भौहें सिकोड़ दी। वो सोचती है, डिसाइडेडली क्या घटिया इंसान है। और मैंने उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ रखने के बाद भले ही मैंने फील किया कि उसका शरीर अचानक सिकुड़ गया, मैं उसकी ईयरलोब, उसकी गर्दन के करीब जाने से नहीं हिचकिचाया। उसकी परफ्यूम सूंघने के लिए मैं कहता हूँ, खुशबू बहुत अच्छी है। ये कहने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया और सीधा सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जियान यालेन की बात करें तो मेरी अभी की बोल्डनेस की वजह से वो एक पल के लिए फ्रीज रह गई। खासकर उस पल जब मैं उसकी गर्दन के करीब था। उसे लगा जैसे उसके सारे लिम्स कमज़ोर पड़ गए हों। अपनी 22 साल की ज़िंदगी में कोई भी आदमी उसके इतने करीब नहीं आया था। कितनी हिम्मत है। लेकिन मेरी दूर जाती सिलुएट को देखकर वो जल्दी होश में आ गई। जेन यावेन चिल्लाती है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम गलत डायरेक्शन में भाग रहे, आस्ते चाहिए। जियन यावेन मुझे दोबारा बुलाना चाहती थी, लेकिन उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि वो मेरा नाम तक नहीं जानती। वो सोचती है, क्या स्टूपिड रिच किड है। गुस्से में जियान यावेन तुरंत मेरे पीछे भागने लगी। लगभग 10 सेकंड्स बाद सीढ़ियों के ठीक नीचे अचानक दर्द से कराने की एक दबी हुई आवाज़ गूंजी। फिर ऐसा लगा जैसे कोई सीधा स्टेयरकेस की खाली जगह में गिर गया हो। ये देखकर जियन यावेन का खून खौल उठा। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसके सिक्योरिटी एजेंट्स किस तरह के प्रोफेशनल्स थे। वो बहुत अच्छे से जानती थी। उनमें से लीस्ट क्वालिफाइड भी स्पेशल फोर्सेस का एक्स मेंबर था। ये लोग जनरली बिना वजह इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन जब वो करते थे तो वो किसी को नहीं छोड़ते। उस पल उसने स्टेयरकेस के गैप से नीचे देखा। वो नीचे के फ्लोर्स देख सकती थी। कुछ इमरजेंसी लाइट्स की धुंधली रोशनी से रोशन थे, जबकि कुछ पूरे अंधेरे में डूबे हुए थे। इमरजेंसी लाइट्स के फ्लिकरिंग के साथ साथ कुछ डल साउंड्स भी आ रहे थे। बीच बीच में दर्द से तड़पने की चीखें सुनाई दे रही थीं। ये उस तरह का सीन था जैसे हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं। मूवी के लेवल का सीन, जो जियन याविन को मेरी सेफ्टी के लिए वरी करने पर मजबूर कर रहा था। वो सोचती है, इडियट, मैं इसका नाम तक नहीं जानती।
मैं इसके लिए क्यों परेशान हो रही हूँ? नीचे जाने के लिए रेलिंग पकड़ते हुए वो अपने लिए एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं बस एक अच्छी इंसान हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी इनोसेंट की जान जाए। लेकिन लैंडिंग पर पहुंचते ही वो फ्रीज हो गई। अगले ही पल उसके हाथों ने उसका मुंह ढक लिया, क्योंकि उसने अभी अभी देखा था सीढ़ियों के मोड़ पर दो आदमी बिखरे पड़े थे जिन्हें वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो मैं नहीं था, बल्कि क्लब के सिक्योरिटी एजेंट्स थे। उन्हें बेहोश कर दिया गया था। उसी वक्त नीचे से आ रही दबी हुई कराहें अचानक बंद हो गईं। तभी नीचे से एक नॉनशलांट लेकिन जानी पहचानी आवाज़ आई। मैं कहता हूँ मिस जियन, अगर आप शौक से बाहर आ गई हो तो अब चलने का टाइम हो गया है। ये सेंटेंस सुनकर जियन यागन के दिमाग में तुरंत मेरे बैड बॉय वाले चेहरे की इमेज बन गई, लेकिन एक काफ़ी अट्रैक्टिव बैड बॉय। एक बार जब हम ग्राउंड फ्लोर की स्टेयरवेल में मिल गए तो उसने नोटिस किया कि मेरे हाथ में गार्ड्स में से किसी एक का वॉकी टॉकी था। उसी वक्त